जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हम एथिक्स की क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं और ये उसकी दूसरी वीडियो है। हमने शुरू किया है इमोशनल इंटेलिजेंस से और आज ये हम उसका दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला एंगर। देखो, सबसे पहले जैसे हमने कल भी बात की थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो भाई आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा, इसको कोट कर देना है आपको। डैनियल गोलमैन, इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की भाई डेफिनेशन दी है। एकदम इजी डेफिनेशन है कि भाई अपने जो भी इमोशंस है उसको अंडरस्टैंड करना है, मैनेज करना है और यूज करना है। तो यू इन एवरीडे लाइफ, दैट्स इट। ओके, अभी जो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है वो बात कर रहा है एंगर के ऊपर। ओके, क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि कितना हमें लिखना होता है, कल भी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ। ये यूपीएससी का जो कंपलसरी पेपर होता है उसकी आंसर कॉपी है और ओरिजिनल यूपीएससी की वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया हुआ है। तो देखिए, यूपीएससी आपसे डिमांड क्या कर रहा है कि अगर वो 150 वर्ड्स का अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो कितना हमें लिखना पड़ेगा, तो पूरा का पूरा एंड तक लिखना पड़ेगा। और आपको लिखते वक्त दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जो भी हमारे वर्ड्स हैं वो एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 ही यूज करें, क्योंकि देखो आप देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5, तो बस उतनी ही जरूरत है कि 5 या 6 ही आप वर्ड लिख रहे हो ज्यादा से ज्यादा। कोई कोई की राइटिंग बहुत छोटी है और वो 7 8 वर्ड लिख रहे हैं तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें 150 के 150 लिखना है और यहाँ तक ही लिखना है, पूरे का पूरा पेपर को यूज करना है और इसके बाहर नहीं जाने देना है। चलिए अभी डिस्कस। और हाँ, अगर आपके पास देखो आंसर कॉपी नहीं है, आपको पता नहीं है कि कैसे में लिखना चाहिए, इसको क्या जेरोक्स करवाना कंपलसरी है, तो आप क्या कीजिए, आपकी अगर नॉर्मल व्हाइट पेपर है आपके पास, उसमें आप लाइंस बना सकते हैं। कैसे लाइन बना सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन हमारा निकाल लेते हैं हम, इसके जैसी लाइंस। तो ये जो आपकी लेंथ है वो लेंथ अप्रोक्सीमेटली 21 सेमी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली 21 सेमी है। और ये वाला जो हिस्सा है कि भाई कितना ब्रेड है उसका, तो वो ऑलमोस्ट 15 सेमी जितना है। तो आपको कोशिश क्या करनी है, इससे बड़ा ही लेना है, हल्का सा बड़ा लो आप, कि भाई 23/16 ले लो, उतना आप नाप ले लो और उसमें आप लिखो। बस, अगर आपके पास वो जान आपको बार बार ये करवाना नहीं है तो ये एक वे है। ओके, चलिए अभी शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन इमोशनल इंटेलिजेंस से ही है, बट इनडायरेक्टली लिंक हो रहा है। कैसे? क्योंकि देखो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है। और उसमें हमने क्या मॉडल देखा था, गोलमैन मॉडल, और उसके भाई ये 5 कंपोनेंट थे कि सेल्फ अवेयरनेस, रेगुलेशन, एम्पैथी, मोटिवेशन एंड सोशल स्किल। कोई भी इमोशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आ रहा है आपको यही 5 लिखने हैं, क्योंकि एक साल में एक ही क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हम रिपीट करने वाले हैं, हम यही लिखने वाले हैं, वो एक साल में एक तो लिख ही सकते हैं, राइट। ओके, चलिए अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो एंगर से आया है, एंगर इज वन टाइप ऑफ इमोशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगर इज हार्मफुल इमोशन इंजीरियस टू बोथ पर्सनल एंड वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ। ओके, तो ये देखो, अगर ये लाइन दी गई है तो मतलब उसका कुछ तो मतलब है, ऐसे ही तो यूपीएससी नहीं दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया जिसको हमें आंसर में एड्रेस करना है। दूसरा आगे बढ़ते हैं, डिस्कस हाउ इट रिलेट्स टू नेगेटिव इमोशन एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो देखो ये हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा कि इसको हमें एड्रेस करना है। इसमें दो चीज हमें एड्रेस करनी है, पहली क्या है कि ये कैसे नेगेटिव इमोशन की ओर लेके जाएगा, और दूसरा कैसे ये अनडिजायरेबल बिहेवियर हमारा बना देगा। ओके, अभी देखो आप चाहो तो इन दोनों को एक में भी लिख सकते हो और इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, क्योंकि कायदे से ये एक सेक्शन है, पर दोनों को आप अलग भी लिखो साथ में भी लिखो, दोनों चलेगा। तीसरा क्या है, हाउ इट कैन बी मैनेज्ड एंड कंट्रोल, ये तीसरी है। तो हम इन तीनों को एड्रेस करने वाले हैं और करना ही मैंडेटरी है। अगर इसमें से आप किसी को भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भाई जस्टिफाई कर देते हो तो मार्क्स क्लियर नहीं मिलेंगे। समझ लीजिए कि मैंने ऊपर वाले दो को तो दो दो लाइन में लिखा और ये तीसरा वाला है उसमें मैंने पूरे भाई 1.5 पेजेस भर दिए हैं, तो नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरा मेरा एड्रेस ही नहीं हुआ होगा। तो तीनों को हमने ऑलमोस्ट इक्वली जस्टिफाई करना है। पर मेन डिमांड क्या है, तो मेन यही है कि भाई नेगेटिव और अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है और मैनेज और कंट्रोल कैसे करना है। ओके, तो देखो मैंने शुरू कैसे किया, मैंने इस आज भी दो ही आंसर डाले हैं और दोनों अलग अलग तरीके से लिख के डाले हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई अलग अलग चलता है। सबसे पहले देखो मुझे एक कोट याद है कि एंगर इज अ पॉइजन दैट वी वन ड्रिंक्स एंड एक्सपेक्टिंग अदर्स टू डाई। एक्चुअली कोट हल्का सा इससे बड़ा है बट इट इज फाइन, वहां पे कौन सा 100 आउट ऑफ 100 हमें लिखना है।
किसका कोट है? तो गौतम बुद्धा का कोट है। एंगर के ऊपर कोट था, मैंने एंगर से ही कोट से ही शुरू कर दिया। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी समझ लीजिए आपको ये कोट याद नहीं था, तो क्या करना है? देखो, एंगर नेगेटिव इमोशन है, राइट? एंगर इज नेगेटिव इमोशन। तो कोई भी नेगेटिव चीज आपको पूछी है, कोई भी पूछी है नेगेटिव चीज एग्जाम में, तो उसका आप ये लिख सकते हैं इस तरीके से कि भाई बाय एंगर होल वर्ल्ड विल फॉल इनटू बॉटमलेस एंड लिमिटलेस डार्कनेस। यहाँ पे फॉल की जगह आप सिंक भी लिख दीजिए, विल सिंक इनटू द बॉटमलेस एंड लिमिटलेस डार्कनेस। कुछ भी पूछ लिए। यहाँ पे ऐसा भी पूछ लिया हो कि समझ लीजिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स ना हो, तो क्या होगा? तो हम क्या लिखेंगे? बाय लॉस ऑफ एथिक्स होल वर्ल्ड विल फॉल और सिंक इनटू द बॉटमलेस एंड लिमिटलेस डार्कनेस। या फिर यहाँ पे ऐसा पूछ लिया हो कि भाई लस्ट का क्या होगा, तो सेम एंगर की जगह सिर्फ हमें क्या लिखना है? बाय लस्ट होल वर्ल्ड विल। कुछ भी पूछ लिया है एक्स वाई जेड, आपको बस सिर्फ ये वर्ड बदलना है और बाकी सेम टू सेम। इससे आपका फायदा क्या होगा कि कोई आपको अनवांटेड क्वेश्चन आ गया आपके सामने, पर आपके पास इंट्रो तो रेडी ही है, आपको पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और मैं बस इसको लिख दूंगा। अब समझ गया, ठीक है? मेरा कहना आप समझ गए। वैसे वैल्यू पे है तो आप वो भी लिख सकते हो, बाय लॉस ऑफ वैल्यूज होल वर्ल्ड विल फॉल इनटू, दैट्स इट। तो ये हो गया। और समझ लीजिए ये भी नहीं आता था आपको, तो क्या कर सकते थे? तो हमने जैसे कल बात की थी, ये क्वेश्चन इमोशंस से है, इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ, तो क्या लिखना है? एज पर डेनियल गोलमैन। ये हमारी इमोशन की लुक बता देता हूँ। क्या था कि भाई अंडरस्टैंड, मैनेज और यूज। यहाँ पे सिर्फ हम क्या लिख देंगे? एज पर डेनियल गोलमैन। यहाँ पे पूरा ही लिख दीजिए ना। इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड यूज इमोशंस, नहीं, यूज एंगर इन एवरीडे लाइफ, दैट्स इट। यहाँ पे कोई और इमोशन होता तो भी मैं क्या करता? एंगर के बदले कुछ और लिख देता। समझ लीजिए अगेन, लस्ट के ऊपर होता तो क्या लिखता? मीन्स इंडिविजुअल अंडरस्टैंड यूज लस्ट। अभी देखो, लस्ट वाला और एंगर वाला तो यूज मत लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए कंट्रोल, क्योंकि अभी लस्ट को यूज थोड़ी ना करने वाले हैं हम, तो कंट्रोल लिख दीजिए। ये होता है मॉडिफिकेशन, कि आपने एक दो कोट वो याद रखे हैं, उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं आप इसी तरीके से लिखोगे। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इंट्रो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इंटेलिजेंस से लिख सकते हैं। हमेशा आपको रट्टाबाजी होने की या फिर पता होने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर देखो दूसरी डिमांड क्या थी हमारी, कि भाई वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट देगा। तो देखो मैंने इस तरीके से लिखा है कि भाई इंजीरियस टू इमोशनल। अब देखो क्यों लिखा सेम, क्योंकि यहाँ पे देखो सेम वर्ड मुझे दिया गया था, इमोशन इंजूरियस, तो मैंने वही लिखा, एंगर इमोशनली इंजीरियस, ठीक है? और यहाँ पे पर्सनल लाइफ वर्क लाइफ, कि भाई इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल रिलेशन खराब हो जाएंगे, आइसोलेशन एंजाइटी हो जाएगी। वर्क लाइफ में भाई डिसीजन मेकिंग मेरा अनएथिकल हो जाएगा और मेरी एफिशिएंसी और कॉम्पिटेंसी डाउनग्रेड कर जाएगी। ओके, अभी देखो ये एथिक्स का सवाल है ना, तो जहां पे भी कुछ खराब हो रहा है ना, वहां पे हम ऐसे ही लिखेंगे, अनएथिकल, डाउनग्रेड, मतलब ऐसे एथिक्स वाले टर्म लिखेंगे। देखो दूसरी जगह पे कैसे मैंने लिखा था, उसका देखो स्ट्रक्चर बदल गया है। यहाँ पे देखो कि भाई पर्सनल लाइफ में क्या होगा, तो एंजाइटी, कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है कि भाई दो चीजों में मैं फर्क नहीं कर, मतलब चूज नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन। आइसोलेशन, इमोशनल फटीग। फिर वर्क लाइफ में क्या होगा भाई, इफिशिएंसी मेरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाएगी और लॉजिकल रीजनिंग मेरी खराब हो जाएगी, ठीक है? और देखो दोनों अच्छे लग रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे लिखना है। तीसरी तरीके से भी आप लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई क्या होने वाला है, 1 2 3 4, ऐसे लिख दो तो भी चलेगा। इवन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई इंजीरियस टू हेल्थ, फिर आपने ऐसे किया और ये ऐसे डायग्राम बना दिया और ऐसे आपने 1 2 3 आपके पॉइंट लिखे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, फिर दूसरे हम सेक्शन की ओर जाते हैं। पहला मैंने एड्रेस कर दिया है, दूसरा क्या है कि भाई नेगेटिव इमोशंस की ओर लेके जाएगा। मैंने दोनों को अलग अलग तरीके से लिखा है ताकि अच्छा दिखे, क्योंकि पॉइंट तो अगर मुझे सेम ही लिखने हैं, कि दोनों को साथ में लिखूंगा तो भी मैं 4 पॉइंट लिखूंगा और अलग अलग लिखूंगा तो भी 4 पॉइंट लिखूंगा। फर्क क्या पड़ेगा, उसमें दो दो करके 4, उसमें एक साथ 4। देखिए कैसे नेगेटिव इमोशन की ओर लेके जाएगा। तो भाई नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं, आप कुछ भी लिख दीजिए। नेगेटिव इमोशन जो भी होते हैं कुछ भी लिख दीजिए। इंटॉलरेंस, एनवी, कम्युनलाइजेशन, एपैथी, इमोरालिटी, कुछ भी लिख दीजिए चलेगा। मैंने यहाँ पे एनवी लिखा सबसे पहले।
एनवी का मतलब आपको पता है, ठीक है? दुश्मनी जैसा भाई आप फीलिंग रख रहे हो तो एनवी हो गया। तो एनवी वन ऑफ द 7 sin ऑफ बाइबल एज़ एंगर इज़ इनिशियल स्टेज ऑफ एनवी। हाँ, मुझे अगर गुस्सा आ रहा है तो भी मैं दुश्मनी रख रहा हूँ ना, ऑफ कोर्स। और सेम दूसरे में मैंने यहाँ क्या लिखा है? व्रेथ एन एनिमी, सेम टू सेम ही है। ठीक है? मैंने जानबूझ के अलग-अलग लिखा है बस आपको बताने के लिए कि भई 7 सिन्स ऑफ बाइबल है। अभी देखो 7 सिन्स ऑफ बाइबल आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। जहाँ पे भी इमोशंस आएँगे, वहाँ पे आपको ये 7 सिन्स में से कोई ना कोई तो यूज़ करना है। वो उसका कीवर्ड है। ओके, ये इनिशियल स्टेज है, उससे होगा क्या कि भई अगर ऐसी फीलिंग हो रही है तो वॉर और टेररिज्म हो सकता है और इसीलिए तो होता है कि भई इसको मार देंगे। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है? कभी यस, वॉर ही लिखा है। राइजिंग इन इंटरनेशनल वॉर्स, ठीक है। और यहाँ ये 7 सिन्स भी मैंने यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप याद कर सकते हैं। उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आंसर कर लेते हैं। चलिए, फिर दूसरा क्या हो जाएगा भई? इमोरालिटी, जैसे कि कम्युनिटेरियनिज़्म कम्युनलिज़्म में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम ही लिखा है मैंने, इंस्टेंस ऑफ कम्युनिटेरियनिज़्म रिप्लेस विथ कम्युनलिज़्म। और देखो ये गलती है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो होता है ना इसके मार्क्स कटते हैं, तो ये नहीं करने का। इवन आई वुड सजेस्ट गलती हो रही है ना तो क्या करो पूरा का पूरा वर्ड ही काट दो, कि ये पूरा का पूरा काट दिया और यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया, वो बेहतर रहेगा। इसके ऊपर मत लिखो कभी भी। और मैं यहाँ पे सुधारता नहीं हूँ, मेरी गलती भी गलती होती है तो मैं राय नहीं देता हूँ, ताकि मैं आपको बता पाऊँ, मुझे याद रहे कि हाँ, मुझे ये बताना था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें भी देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल कौन सा? कि भाई लिंग्विस्टिक डिवाइड राइज हो रही है। अभी-अभी हमने देखा ही है कि भाई कर्नाटक में, फिर महाराष्ट्र में, वे एक दूसरे जो लैंग्वेज के लिए लड़ रहे हैं। तो वो ठीक है, मैंने ये रिसेंट एग्जाम्पल कोट कर दिया। ये टेररिज्म वॉर भी रिसेंट एग्जाम्पल है। और हाँ, इवन यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे, ये पहलगाम अटैक भी लिख सकते थे। वॉर बेहतर लगता, पहलगाम अटैक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नेगेटिव इमोशन मैंने लिख दिया कि ये इमोशन है। अभी दूसरा क्या मुझे पूछा था कि अनडिज़ायरेबल बिहेवियर कैसे हो सकता है? यहाँ पे भी देखो मैंने सेम ही लिखा था, इसलिए डिस्कस नहीं करते हैं। अनडिज़ायरेबल बिहेवियर में क्या है? तो भाई अनवांटेड एक्शन हो सकते हैं। हाँ, मुझे चाहिए नहीं पर फिर भी मैं गुस्से में कुछ कर दे रहा हूँ। जैसे कि सन ने अपनी मदर को मार दिया था, ताकि वो कुछ गेम-वेम थी, उसको मैंने कोड कर दिया कि भई गुस्सा आ गया और मार दिया। और नीचे भी मैंने सेम ही लिखा है बट अलग तरीके से कि इनटॉलरेंस और इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो जाता है। जैसे कि फादर ने अपनी बेटी को मार दिया था। रिसेंटली कोई टेनिस प्लेयर थी, एक लड़की, और फादर ने अपने ऑनर के चक्कर में उसका मर्डर कर दिया। ऐसी सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बोलते थे ना कि यार न्यूज़पेपर में सिर्फ़ बुरी चीज़ आती है, इसका पढ़ने में क्या फ़ायदा है? तो ये फ़ायदा है। एथिक्स में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि भाई डिस्ट्रक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ हो जाएगी। यस, अगर कोई बंदा लिमिटलेस गुस्से में ही रह रहा है, तो उससे कोई ना कोई गलतियाँ हो जाएगी, तो उसको खुद गिल्ट हो सकता है। या फिर कोई ऐसा काम हो जाए कि जिससे खुद वो दुःख में चला जाए, तो वही रिमॉर्स, गिल्ट, नेग्लिजेंस ये सब हो सकता है, ठीक है? ओके, यहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसा ही लिखा होगा। हाँ, यस, सेम ही लिखा है। इमोशनल डैमेज जैसे कि गिल्ट और रिमॉर्स। ओके, चलिए वेज टू मैनेज क्या है? अभी देखो कोई भी इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, उसमें इमोशंस को हमें मैनेज करना है, तो हम क्या लिखेंगे? गोलमैन मॉडल। हमने कल ही बात की है, ठीक है? ये देखिए गोलमैन मॉडल किया हुआ है। ये पांचों के पांचों आप लिख दो, सब चल जाएगा, इवन बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। ये पांच हम बस मेंशन करके आएंगे, दैट्स इट। सेल्फ अवेयरनेस, रेगुलेशन, एम्पैथी, मोटिवेशन एंड सोशल। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो भाई दूसरी भी चीज़ है, देखो मैंने यहाँ पे वही किया है कि सबसे पहले तो मैंने गोल्डमैन मॉडल लिख दिया कि भाई गोल्डमैन मॉडल को हमें फॉलो करना चाहिए, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है, भाई अवेयरनेस, रेगुलेशन, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है पर यहाँ पे छोटा कर दिया कि सेल्फ अवेयरनेस एंड रेगुलेशन विथ एम्पैथी ट्रेनिंग। बात वही है, अलग तरीके से बस। फिर भी दूसरा यहाँ पे क्या लिखा? कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग। मतलब कि भाई जो भी बिहेवियर हो, कभी भी आपको बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे? यही लिखोगे सीबीटी, उसके सॉल्यूशन में। हाँ, कि सीबीटी को अच्छा करो तो बंदा अच्छा हो जाएगा, और ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब ये सीबीटी का मतलब ही क्या होता है कि किसी पर्सन के अंदर कोई बुरी वैल्यूज है, उसको हमें अच्छी में बदल देना है, दैट्स इट। और ये सीबीटी कहाँ पे फॉलो होती है? तो भाई ब्रिटेन में फॉलो होती है। तो मैंने उसको लिख दिया है कि भाई ब्रिटेन में फॉलो होती है। ब्रिटेन की एक्चुअली पुलिस इसको फॉलो करवाती है, बट वो जाने दीजिए, वो जरूरी नहीं है हमारे लिए। बस इन शॉर्ट सीबीटी करवाइए। ऊपर क्या लिखा हुआ था मैंने कि भाई माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, जैसे कि योगा, प्राणायाम,
और विपासना प्रैक्टिस करवाइए। फिर लिखा हुआ है अफेक्टिव इन्फ्लुएंस में लीगर और कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस करवाइए। ओके, उसका भी मतलब समझाता हूँ मैं, एक ही सेकंड। देखो यहाँ पे भी है लीगल हाइपोथेसिस, जैसे कि पनिशमेंट और पेनल्टी, दोनों का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं बोलता हूँ लीगल हाइपोथेसिस, उसका उसका मतलब क्या होता है कि मैं किसी पर्सन को अवेयर करवा रहा हूँ कि उसका दिस और दैट बिहेवियर है, तो उसके लीगल रिperकशंस क्या हो सकते हैं। मतलब कि अगर मैंने मर्डर कर दिया तो उसकी सजा क्या हो सकती है, तो ये लीगल हाइपोथेसिस है, उसको बताना कि देखो ये अब आपको भुगतना पड़ेगा। फिर होता है कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस। कॉन्टेक्ट मतलब कि किसी के साथ मीटिंग करवा देना, कि कोई लीडर है, लीडर के साथ मीटिंग करवा दी, उससे कुछ चीजें सीख ली, या फिर जो उसके पर्सपेक्टिव है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंजेस हो जा रहे हैं, तो भी कुछ हो गया, तो हो सकता है, राइट। अगर मैं भाई स्वामी विवेकानंद जी से मिलता हूँ तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो खूबी आएगी, तो वो होता है कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस। इवन खूबी ना भी आए, एक व्यूज तो ट्रांसफर होंगे। और ये है लीगल हाइपोथेसिस। केस स्टडी में इसका यूज होता है, हम इधर भी करता है, क्यों नहीं करना भाई। जहां पे भी आपके इमोशंस की बात आए, ठीक है, फिर आपके बिहेवियर की बात आए, या फिर एटीट्यूड की बात आए, या बहुत सारी जगह पे आप इन सब को यूज कर ही सकते हैं। ये सीबीटी भी आपका यूज हो जाएगा और ये हाइपोथेसिस भी आपका यूज हो जाएगा, आप कर ही दो, कुछ गलत नहीं है। गोल्डमैन भी यूज हो जाएगा, यस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ था हमने, हाँ, चैनलाइजेशन ऑफ एंगर। कि एंगर है, एंगर बुरा तो नहीं है ना, अगर हम उसको चैनलाइज कर दिए, जैसे कि गांधी जी ने कर दिया था। जो इंडियंस का एंगर था ब्रिटिशर्स के सामने, उसको चैनलाइज किया कि हम इनके सामने फाइट करते हैं, फ्रीडम लेते हैं, ताकि एंगर का कुछ फायदा हो, तो हाँ ये भी कर सकते हैं। उससे क्या हुआ, ये मैनेज हो गया, कंट्रोल नहीं करना है, मैनेज तो हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा था, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और देखो यही पॉइंट है, जो मैंने चैनल वाला है वही पॉइंट है, कि मैंने लिख दिया कि हाँ भाई, टू कंक्लूड, गांधी जी ने बोला था कि पर्सन को भी चैनलाइज करना चाहिए अपने एंगर को, इंस्टेड ऑफ चैनलाइज्ड बाय इट। हम बोलते हैं ना कि भाई पर्सन को अपने इमोशंस पे काबू करना चाहिए, ना कि इमोशंस के द्वारा खुद को काबू होने देना चाहिए। बस वही लिखा है, सिर्फ हमने क्या किया, इमोशंस के बदले एंगर वर्ड डाल दिया, दैट्स इट। अब यहाँ पे दूसरी भी कोई वैल्यू होती तो मैं सेम ही करता, एंगर के बदले वो दूसरी जो भी वैल्यू पूछी होती उसको डाल देता। पर हाँ, फिर मैं गांधी जी को हटा देता, क्योंकि गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो ऐसा ब्लफ नहीं करना, जानबूझ के वो बेकार नहीं कर देना है। ओके, और यहाँ पे हमने क्या कंक्लूजन लिखा हुआ है, हाँ, ये श्रद्धा कपूर वाला भाई, एक विलन मूवी वाला, कि भाई डार्कनेस कैन बी क्योर्ड बाय लाइट, एंगर ओनली बी क्योर्ड बाय कंपैशन एंड लव, दैट्स इट। अभी ये डायरेक्ट मूवी से उठाया हमने, कि भाई अंधेरे को सिर्फ उजाला हटा सकता है, वैसे ही एंगर को सिर्फ और सिर्फ कंपैशन और प्यार हटा सकता है। दैट्स इट, हो गया हमारा ये पूरा का पूरा आंसर, बस इसी तरीके से लिखना है। अभी आपको इसमें सीखना क्या क्या है, देखो हमारे कीवर्ड क्या क्या है, सेवन सेंस तो यही है। साथ ही साथ हमने क्या किया कि भाई नेगेटिव वैल्यूज जो भी है उसको कोट कर दिया, क्योंकि हमें पूछा ही था एंगर होगा तो क्या होगा, तो नेगेटिव चीजें होंगी। फिर हमने सेवन सेंस को कोट किया, तो कोई भी गलत बिहेवियर की बात आती है तो सेवन सेंस को कोट करो। इवन वो नहीं याद आ रहा है तो भाई भगवत गीता को कोट कर दो, ठीक है। फिर गोल्डमैन मॉडल आपने हमने लिख दिया, सीबीटी लिखा, हाइपोथेसिस लिखा, यही उसके कीवर्ड है, कि ऐसा बिहेवियर, इमोशन, एटीट्यूड पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये उसके कीवर्ड रहेंगे। आपको इसको लिख ही देना है, आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, मेरी गारंटी है। फिर एक और चीज हो सकती है इशू इन्वॉल्वमेंट, कि हम लिख दें कि भाई उसको किसी इशू में इन्वॉल्व करवाएंगे और देख लेंगे भाई क्या सीख मिलती है हमें। फिर स्कॉलर्स और लीडर्स को लिखना है कि भाई स्कॉलर से कुछ सीख लिया, स्कॉलर में भाई थियरी आ सकती है, यहाँ पे हमने नहीं लिखी हुई है, पर कांत की थियरी जा सकती है। इमानुएल कांत है, वो स्कॉलर है, ठीक है, आपको पता हो या ना पता हो, इमानुएल कांत स्कॉलर है। उनकी एक थियरी है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। इसके अंदर उन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए हुए हैं, 3। उसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या बात करता है, कि हमारा काम ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो थ्रू आउट द टाइम, कि कोई भी टाइम हो तो भी वो काम हमेशा एथिकल होगा, और कोई भी जगह हो तो भी वो काम हमेशा एथिकल होगा। मतलब कि सच बोलना, क्या सच बोलना कभी भी गलत हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये यूनिवर्सली मोरल लॉ है। तो ये लिखो कि भाई एंगर को कंट्रोल करना इज एज पर कैटेगरिकल इंपेरेटिव इलैबोरेटेड बाय इमानुएल कांत, और लिख दो यूनिवर्सली मॉरल लॉ, या फिर यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल। बात हो गई, सही, खत्म।
फिर भी एंगर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो क्या बुरा हो जाएगा। तो भई आप क्या कर रहे हो, पर्सन को आप एज़ अ मीन्स ट्रीट कर रहे हो, जबकि करना क्या चाहिए, एज़ अ एंड ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, वो जाने दीजिए, बट इन शॉर्ट आपको जभी भी समझना है तो ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव आप याद रखो, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और लीडर्स में बता दो, कोई भी लीडर बता दो जो आपको पसंद है। जैसे समझ लीजिए महेंद्र सिंह धोनी, मैं उनको बता दूँ, उन्होंने कैसे एंगर कंट्रोल किया, या फिर कोई भी वैल्यू हो, वो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। या फिर भई अर्जुन का बता दिया कि महाभारत में अर्जुन ने अपना जो एंगर कंट्रोल किया, या फिर लस्ट कंट्रोल किया, या फिर टॉलरेंस कंट्रोल किया, कुछ हर एक चीज़ यहाँ पे चली जाएगी। एक ऐसा पर्सन आप खुद ढूँढ लीजिए अपने तरीके से, जो कोई भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आप फिट कर सकते हो। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है? आपके पास 15-20 पर्सन होने चाहिए, 15-20 थियरीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आपको 14 क्वेश्चन लिखने हैं। 14 हर एक के लिए आपके पास 1-2 पर्सन है और 1-2 थियरीज़ है। दैट्स इट, हो गया आपका काम। ओके, सो दैट्स इट। ये उसके कीवर्ड थे। और ये देखो गीता के सॉरी बाइबल के 7 सिंस हैं, ठीक है? एक है लस्ट, ग्लूटनी, प्राइड, व्रेथ, स्लॉथ, ग्रीड, एनवी। और इन सब का ना एक सॉल्यूशन भी दिया गया है कि अगर ये आप में ये है तो आप क्या करोगे? अगर लस्ट है तो प्योर बनिए, चैस्टिसी को अडॉप्ट कीजिए। ग्लूटनी है तो मॉडरेट बनिए, टेम्परेंस। प्राइड है तो हम्बल और ह्यूमिलिटी। व्रेथ है तो पेशेंट और मीकनेस। और ये मीकनेस को ना कोई-कोई गलत वर्ड ले लेते हैं, वो वीक समझ लेते हैं, बट मीक इज़ नॉट वीक। मीकनेस का मतलब क्या है कि मैं अपनी ज़रूरतों से ऊपर दूसरों की ज़रूरत रख देता हूँ। मैं खुद को वही कॉम्प्रोमाइज़ कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ अदर्स, वो है मीकनेस। फिर एनवी है तो भई थैंक्सफुल बनिए, ग्रीड है तो जनरस, स्लोथ है तो डिलिजेंट। ये उसके अच्छे वर्ड्स हैं कि जैसे भई जनरस मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ म्यूनिफिशिएंट बनिए। तो अच्छा दिखता है, एग्ज़ाम में लिखा है तो अच्छा लगेगा। डिलिजेंट के बदले मैं लिख रहा हूँ एसिडुअस बनिए। ठीक है, इतना काफ़ी है आपके लिए। अ, ओके, और कुछ तो मुझे बताना नहीं था। हाँ, बस यही था। और देखो अगेन ये गलती है, इसके नीचे आप कुछ भी मत लिखिए, सॉरी। इसके नीचे आप कुछ भी मत लिखिए, ये जो लिखा है इसके मार्क्स कटेंगे, कायदे से माइनस होंगे। तो इसके नीचे मत लिखिए, ठीक है? यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, ये आपके मार्क्स माइनस करवाता है, तो ये नहीं लिखना। ये ऐसा समझ लीजिए इट इज़ इनविजिबल लाइन, कि इसके ऊपर भी नहीं, इसके नीचे भी नहीं। ओके, दैट्स इट। कल हम फिर से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, और कल ऐसा करेंगे कि भई आपको अगर समझ आप मुझे बता दीजिए कि आपको ये क्वेश्चन के साथ-साथ दूसरी चीज़ें समझनी भी है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन समझना है, उसके तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है? और ये कल वाला क्वेश्चन था, आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं आप। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको ये अच्छा लगा हो तो भई लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। चलिए, सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।